हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि दोस्तों NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी के बेसिस पे मैंने जो है प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट किया है। दोस्तों, आप लोग दोस्तों इसमें अपना जी जान लगा दीजिए और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो पेपर है दोस्तों, उसमें अपना अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। और दोस्तों, आप इस टेस्ट सीरीज में ये भी बताएंगे कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट है, हर ताज सर के लिए होता है लेकिन हर सर ताज के लिए नहीं होता, उसके लिए लायक बनना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो ताज होता है वो सर पे ही सजता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों उस ताज को सजाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप यदि मेहनत कर सकते हैं तो दोस्तों आपके सर पे भी ताज होगा और आपको सिलेक्शन भी मिलेगा दोस्तों, निश्चय ही। तो दोस्तों आप पहले मेहनत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए चले दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, यह आपको बताना है दोस्तों। इसमें से जो है वो सवाल कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म जो है वो सवाल की कैटेगरी में नहीं आता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसमें एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको, क्लोरोफाइसी, इसमें रोडोफाइसी और इसमें फियोफाइसी। दोस्तों ये जो तीनों है वो एक ही कैटेगरी के सवाल से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये सभी सवाल हैं और ये सवाल नहीं है, तो इसको आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, साइकन स्पंजिला और यू स्पंजिया जो है वो किस संघ की उदाहरण है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो साइकन होता है, स्पंजिला होता है या यू स्पंजिया होती है, ये दोस्तों पोरिफेरा संघ के प्राणी हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जो साइकन होते हैं, स्पंजिला होते हैं या स्पंजिया होती है, वो पोरिफेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो इसको आप लोग दोस्तों ध्यान रखना है। ये परीक्षा में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है। तो दोस्तों उसमें तो आपको देखने को इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा में वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में है, तो दोस्तों वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों ध्यान देंगे, यदि कोई वस्तु है उस पर दोस्तों कोई बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, और यदि आप इसके विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो वस्तु की गति है उसमें क्या होगी दोस्तों, गति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि दोस्तों जो बल है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो वस्तु की गति होगी वो कम होने लगेगी विपरीत दिशा में बल लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में वृद्धि होगी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जी के मान में कहाँ पर वृद्धि होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, जो पृथ्वी का ध्रुव होता है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल है दोस्तों, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये है दोस्तों साउथ पोल। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इन दोनों पे है जो दोस्तों जी का मान अधिकतम होता है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछ ले पेपर में कि जी का मान कहाँ पे सबसे अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ध्रुव पर जाने पर क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे दोस्तों, यदि ध्रुवों से आप यहाँ पे जो है वो भूमध्य रेखा है, ध्रुवों से आप यदि इस रेखा की तरफ आते हैं तभी जी का मान घटेगा, और इधर से भी इस रेखा की तरफ आते हैं तब भी जी का मान घटेगा। यदि दोस्तों आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तब भी दोस्तों जी का मान घटता है, और यदि गहराई में जाते हैं तब भी जी का मान घटता है। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखेंगे,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह टेस्ट सीरीज जो है वो आपको पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो इनमें से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है दोस्तों वो विषाणु के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, एसिड और जो बेस की अभिक्रिया होती है उसमें आपको क्या क्या मिलता है दोस्तों? लवण और जल मिलता है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस अभिक्रिया को दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया दोस्तों, शायद वो मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, उसी में दोस्तों इसका ट्रिक बताया है कि ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और टी से हो जाएगा थॉमसन, पर से हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन, और आर से र से हो जाएगा रदरफोर्ड। तो दोस्तों प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने किया है? रदरफोर्ड। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और न से हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन, और च से हो जाएगा चैडविक। तो दोस्तों इस तरह करके आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कार के बारे में ध्यान रख सकते हैं कि किसने किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो पेड़ पौधों में जो जब जाइलम का निर्माण होता है दोस्तों, तो जो सबसे पहले बनता है वो कौन सा बनता है दोस्तों? तो प्रोटोजाइलम बनता है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि पेड़ों में जो जाइलम का निर्माण होता है वो सबसे पहले प्रोटोजाइलम का निर्माण होता है, उसके बाद से इन सभी का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है दोस्तों? यानी कि इसमें से कौन सा एक अनुचुंबकीय नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है वो चुंबक के पास ले जाने से ये आकर्षित नहीं होता दोस्तों। बाकी ये निकिल हो गया, लोहा हो गया और कोबाल्ट हो गया दोस्तों, इसको यदि आप चुंबक के पास ले जाएंगे तो ये जो है दोस्तों उसमें चिपक जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्या होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान देंगे, यदि कोई तत्व है उसमें, यदि कोई तत्व है दोस्तों, यदि उसमें समान भार होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? और भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो समान भार वाले तत्वों को हम लोग दोस्तों समभारिक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक सेम हो गया दोस्तों परमाणु क्रमांक को हम नीचे दर्शा रहे हैं और परमाणु भार को ऊपर दर्शा रहे हैं। तो दोस्तों यदि ये परमाणु भार जो है वो अलग हो गया और परमाणु क्रमांक सेम हो गया तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसको दोस्तों हम लोग समस्थानिक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। और सम न्यूट्रॉनिक कैसे कहेंगे दोस्तों? कि जिसमें दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान रहती है, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसे दोस्तों हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं और ऐसे करके आप लोग को याद रह सकता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों सूर्य यहाँ पे है और दीर्घवृत्ताकार कैसे होता है दोस्तों? तो दीर्घवृत्ताकार ऐसे होता है। तो आपको बताना है जो सूर्य है इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे या परिधि कहेंगे या विकेंद्र कहेंगे या फोकस कहेंगे? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो दीर्घवृत्ताकार के अंदर जो सूर्य होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों इसका आंसर आप लोग केंद्र मत लगा के आइएगा, क्योंकि यह गलत हो जाएगा दोस्तों। दिग्वृत्ताकार के जो बीच में होता है उसे दोस्तों हम लोग फोकस कहते हैं। ऐसा करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। केंद्र अगर यदि आप लगा के आएंगे तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से जो दोस्तों हमेशा जो क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको जो आंसर ना पता हो वो आपने नोटबुक में जो है वो उसका आंसर आप लोग लिखते जाइए, और एक बार बस आप लोग रिवाइज कर लेंगे दोस्तों तो वो आपको याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों। और एग्जाम के टाइम पे आप लोग बिल्कुल सही आंसर करके आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार जो किया था वो किए थे अंटेनियो दे उलिया और चार्ल्स वुड ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में विभाजित है। पहले तो दोस्तों प्रमस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क, फिर अनुमस्तिष्क। तो ये जो 3 है वो मस्तिष्क के भाग हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अधिवृक्क या एड्रिनेल जो है रस हम किस श्रेणी में रख सकते हैं दोस्तों जो एड्रिनल ग्रंथि से जो एड्रिनलिन रस जो निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको दोस्तों हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पीतल है वो किससे किससे मिलकर बनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। पिताजी, आप लोग बस एक ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। पिताजी अब पी से बन गया दोस्तों पीतल बन जाएगा, अत्ता से बन जाएगा तांबा, और जी से बन जाएगा जस्ता दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो दोस्तों तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है दोस्तों, तो ध्यान देंगे, प्रजनन इसमें जो होता है वो दोस्तों वो विखंडन के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों कि स्त्रियों में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीमेल में पाया जाता है, और जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों ध्यान देंगे, ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये दोस्तों प्रजनन हार्मोन्स हैं। तो इसको भी आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ ले कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार के हार्मोन है, तो दोस्तों ध्यान देंगे ये प्रजनन हार्मोन है। इनको इस तरह करके याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य मनुष्य के लिए संतुष्टि या सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो सामान्य या नॉर्मल मनुष्य होता है उसके लिए न्यूनतम दूरी यहाँ की कितनी होनी चाहिए जिससे वो स्पष्ट देख सके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 25 सेंटीमीटर जो होनी चाहिए दोस्तों वो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसलिए इसका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो सबको पता ही होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं किसी ने भी इसका आंसर गलत नहीं दिया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों जो भार होता है वो जी के मान पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसलिए जो है आपको पता ही होगा कि इससे पहले मैंने डिस्कस कर दिया है कि जो ध्रुवों पे जो है दोस्तों
वो जी का मान बहुत अधिक होता है दोस्तों, ध्यान देंगे। तो किसी वस्तु का भार जो है वो ध्रुवों पर भी क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। मैंने पीएच वैल्यू से संबंधित एक वीडियो बना रखी है। आपको अगर यदि देखना है दोस्तों, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग पीएच स्केल से रिलेटेड देख सकते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। उसमें मैंने बताया है कि जो दूध का पीएच मान होता है वो 6.6 होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो पीएच मान होता है वो 0 से लेके 14 तक वेरी करता है, और 7 पे जो होता है दोस्तों वो उदासीन होता है, और 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से जो अधिक होता है वो बेस नेचर के होते हैं। ये आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो जो 6.6 है दोस्तों वो 7 से थोड़ा सा कम है दोस्तों ना। तो ये जो होगा दोस्तों वो थोड़ा सा अम्लीय होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो मानव की त्वचा गोरी होती है या काली होती है या सांवली होती है या हल्का गोरापन होता है या किसी किसी में ज़्यादा गोरापन होता है, तो वो दोस्तों किस पे डिपेंड करता है, तो वो दोस्तों मेलेनिन पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जिसमें मेलेनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है दोस्तों, तो वो दोस्तों ज़्यादा सांवले होते हैं, काले होते हैं। जिसमें मेलेनिन की मात्रा कम पाई जाती है उसमें वो दोस्तों गोरे होते हैं। तो ये ऐसा करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। जो मानव त्वचा का रंग प्रदान करने वाला होता है वो क्या होता है दोस्तों, मेलेनिन होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है दोस्तों, वो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है वो अधिकतर दोस्तों पटाखे बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा रोग निकेल के कारण होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो निकेल के कारण होने वाला रोग है वो है दोस्तों त्वचा शोथ, यानी कि डर्मेटाइटिस जो रोग होता है दोस्तों वो निकेल के कारण होता है। और यदि आपसे पूछ रहे दोस्तों कि इटाई रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो दोस्तों कैडमियम के कारण होता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, जो इटाई रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है। और जो दम्मा होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, तो वो दोस्तों ध्यान देंगे, जो दम्मा होता है ये जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि जो दम्मा होता है वो किसके कारण होता है। ये आप लोग को बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दम्मा किसके कारण होता है, तो ये दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, थोड़ा मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों ध्यान देंगे, जो विश्व का सबसे बड़ा सागर है वो है दोस्तों प्रशांत महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है या सागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था
वो कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो 1931 में हुआ था। और जो उस समय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो कौन सा है इसमें से वो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, निर्वाचन आयोग ये तो एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। वित्त आयोग ये भी एक संवैधानिक निकाय है। और अंतर्राज्यीय परिषद ये भी दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना दोस्तों अब हम लोग जो है वो जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरल साइंस के बारे में 25 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जनगणना से रिलेटेड भी प्रश्न को एक वीडियो बना रखी है। मैं उसका भी लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके यदि आप जनगणना नहीं देखे हैं दोस्तों, वो वीडियो लगभग 20 या 25 मिनट की है। यदि आप उससे देख लेंगे दोस्तों तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग दोस्तों सही आंसर करके आएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निम्न में से कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है वो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखाएँ होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट करके रखेंगे, क्योंकि यह आगे भी पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो रेलवे है वो क्वेश्चन को रिपीट करती ही करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडिया गेट पुस्तक लिखी है, ये आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों ध्यान देंगे, जो इंडिया गेट पुस्तक लिखी है वो लेसी फोबर्ग ने लिखी है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम कोटि का कोयला है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें जो उच्चतम कोटि का कोयला है वो है दोस्तों एंथ्रेसाइट। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान देंगे, जो बिटुमिनस है या लिगामेंट है, लिग्नाइट हैं, ये भी दोस्तों कोयले के प्रारूप हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट को माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बगदाद किस नदी के तट पर बसा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, बगदाद जो है वो टिग्रिस या टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है। इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसको एलिमिनेट करके भी आप लोग इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि दोस्तों जो नील नदी है वो कहाँ है दोस्तों, वो तो मिस्र में है, इजिप्ट में। और जो टेम्स नदी है या थेम्स, ये दोस्तों न्यूयॉर्क के किनारे, न्यूयॉर्क जो शहर है वो इसके किनारे बसा हुआ है। और जो सीन नदी है दोस्तों, तो दोस्तों सीन नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, पेरिस बसा हुआ है। तो दोस्तों इसको इस तरह से तीनों को एलिमिनेट करके, यदि आपको इसका आंसर नहीं पता होता तब भी आप लोग दोस्तों बी आंसर टिक करते तो बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वो एलिमिनेट करके भी बन जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे भी करके, यदि आपको आंसर नहीं पता हो तो आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम जो होता है दोस्तों ये नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों ध्यान देंगे, जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य का क्लासिकल नृत्य है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो है केरल का क्लासिकल नृत्य है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान देंगे। और जो कुचिपुड़ी है दोस्तों ये कहाँ का है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान देंगे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और ओडिसी ये तो दोस्तों राज्य के नाम से ही है।
तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य का है, और जो मणिपुरी होता है वो मणिपुर राज्य का है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35वां क्वेश्चन, पोराग नामक रंगीन त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये दोस्तों किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पोराग रंगीन त्यौहार है या पोराग पर्व है वो किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? तो वो दोस्तों मिसिंग जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र में मार्केट का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है विनिमय का केंद्रीय स्थान, ऑप्शन नंबर बी है स्पर्धा का होना, और ऑप्शन नंबर सी है वे जगह जहां आसमान संचित होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों दुकानें का सुपर बाजार। तो दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि जो अर्थशास्त्र में मार्केट का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो अर्थशास्त्र में मार्केट का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों विनिमय का केंद्रीय स्थान। तो दोस्तों इसके लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का केंद्रीय बैंक है, तो दोस्तों ये आपको बताना है कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है आरबीआई। तो इसलिए इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देंगे, जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है दोस्तों? तो वह है दोस्तों शक्तिकांत दास जी। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है? तो ध्यान देंगे दोस्तों शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, यदि आपसे वर्ष पूछ ले तो ध्यान देंगे दोस्तों 1949 में जो है वो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे मूल्यवान चित्र मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों चित्रकारी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों ध्यान देंगे। जो मोनालिसा का जो चित्र बनाए थे वो कौन थे दोस्तों? तो लियोनार्डो डी विंची थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सिविल सर्विस के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना है दोस्तों कि जो सिविल सर्विस के जनक हैं या संस्थापक हैं वो किसे कहा जाता है? तो वो दोस्तों हैं कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इन्हें जो है सिविल सर्विस के संस्थापक या सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो ओबरा है वो ऊष्मीय विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिकल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ओबरा जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण किस मंडल में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो ओजोन परत होता है वो अधिकतम किस मंडल में पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो ओजोन परत का अधिकतम भाग है दोस्तों वो जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाया जाता है। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओजोन का जो ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है रेलवे, तो आगे भी संभावना है कि रिपीट कर दे। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओलंपिक झंडे में कितने रंग होते हैं? तो ये दोस्तों आपको बताना है कि जो ओलंपिक का झंडा होता है उसमें कितने रंग होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे उसमें जो है 5 रंग होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ओलंपिक का झंडा कुछ इस प्रकार का होता है, 3 गोले पहले ऊपर होते हैं दोस्तों, आपने देखा भी होगा।
जिसने नहीं देखा है मैं याद दिला देता हूँ। ऐसे करके ओलंपिक का जो है वो झंडा होता है। तो आप लोग इसमें जो कलर होता है पांचों एक एक कलर के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, किसका जन्म दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका तो सभी लोग लगभग सही आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो है वो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स से किसे संबंधित जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है दोस्तों यह किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह रेलवे और एसएससी दोनों का फेवरेट है दोस्तों, कई बार पूछ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो ध्यान रहेंगे, फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो दोस्तों वो बुध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें दोस्तों, और इसको याद कर रखें, क्योंकि यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग जाएंगे। पहले दोस्तों मोटिवेशन कोड क्या है ये देख लेते हैं। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यदि आपसे गलती हो रही है तो ध्यान देंगे कि आप प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जो दोस्तों गलतियां ही नहीं करेंगे, या जो दोस्तों पहले से प्रयास ही नहीं करेंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है, या वो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप लोग चींटी का कहानी सुने हैं कि नहीं सुने हैं, कि चींटी जो है वो पहाड़ पे चढ़ती रहती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि वो जो चींटी होती है वो पूरे पहाड़ पे चढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपको प्रयास करते रहना है। प्रयास जितना करेंगे दोस्तों उतना ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, उतना ही आपको याद रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आपका 45 में से कितना स्कोर रहा ये भी ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।